नमस्कार, प्रखर आवाज़ के शो में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं विधानसभा संख्या 260 से चुनाव लड़ चुके बीजेपी के पीयूष रंजन निषाद जी। आइए हम इनसे ढेर सारे मुद्दों पे बातचीत करते हैं। पीयूष जी, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भाई साहब। सबसे पहला सवाल मेरा पीयूष जी यही है आपसे कि जो हमारी केंद्र सरकार है भाजपा की, उसका 2014 का कार्यकाल और अब 2019 का कार्यकाल, पहले की तुलना में ये कार्यकाल काफ़ी कुछ उथल पुथल का रहा। तो आपको क्या लगता है कि कहीं बीजेपी अपने वादे ना पूरे कर पाने की वजह से लोगों के ध्यान को भटका रही है? ऐसा क्यों लगता है आपको कि बीजेपी अपने मुद्दों से भटक रही है, अपने वादों को पूरा नहीं कर? कौन से ऐसे वादे हैं जो बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में जारी किया, उनको पूरा नहीं किया? पहला कार्यकाल हमारे क्षेत्रीय मुद्दे थे, जिसमें हमारी जो मौलिक ज़रूरत होती है हर गरीब और निसहाय व्यक्ति को, वो हमारी प्रायोरिटी थी। उसको हमारी केंद्र की सरकार माननीय मोदी जी ने, योगी जी ने उसको पूरा करने का काम किया। वो चाहे उज्ज्वला गैस हो, चाहे सौभाग्य योजना हो, चाहे आवास हो, मुख्यमंत्री आवास हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, इन तरह की ढेर सारी योजनाओं को उन्होंने पूरा किया। दूसरा कार्यकाल की आप अगर बात करते हो, यही सर, दूसरे कार्यकाल पे हमारे लिए राष्ट्रीय मुद्दे महत्वपूर्ण थे, जिनको हमने पहले कार्यकाल में पहले क्षेत्रीय मुद्दों को, जो हमारे देश की आम जनता को जरूरत थी, उसको पूरा किया गया। और दूसरे कार्यकाल में हमने राष्ट्रीय मुद्दों को हल किया। वो चाहे धारा 370A हो, चाहे 35A हो, चाहे आपका राम मंदिर मुद्दा हो, जिनको लोग कहते थे कि मंदिर नहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, इस तरह की विपक्ष लोग बात करते थे। आज विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। इस वजह से देश की जनता को गुमराह करने के लिए इस तरह की अटकलें लगाई जाती है हमारी सरकार पे। जबकि जनता के बीच में आप जाइए, जनता से पूछिए तो बताएंगे मोदी जी और योगी जी के बारे में और हमारी पार्टी के बारे में। तो इसलिए हमको और हमारी जनता को कहीं भटकने की जरूरत नहीं। विपक्ष को भटकाना है, भटकाना लटकाना ही उनका काम है। वो करते हैं, करते रहेंगे। बेशक सर, आपने बड़े मुद्दों पे काम किया है, लेकिन एक गरीबी रेखा पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो एक बात कहते हैं लोग कि न मस्जिदों से मतलब है, न शिवालों से मतलब है, जो भूखे हैं उन्हें सिर्फ निवालों से मतलब है। तो ऐसे में जो निम्न स्तर के कार्य, निचले स्तर से, जमीन से जुड़े हुए कार्य, बीजेपी ने बड़े मुद्दों पे बहुत सारे कार्य किए हैं, ये तो हम भी मानते हैं, हमने देखा भी है। पर निचले स्तर पे जो जमीनी स्तर से जुड़े हुए कार्य हैं, वो कितने हद तक, आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? आपने कहा कि आज लोगों को न मंदिर से मस्जिद मतलब है, न मस्जिद से मतलब है। हम मंदिर और मस्जिद की बात नहीं करते हैं। जो आपने बात किया घोषणा की, कि घोषणा करती हूँ, घोषणा नहीं पूरा कर पा रही, तो लोगों का भटकाने का प्रयास कर रही है। मन को नहीं भटका रही है। आप अभी कोरोना काल में देख लो, आप क्या ना, गरीब लोगों के लिए, उनको रोटी होने वाले से मतलब है। हमारी सरकार ने 8 महीने से लगातार निःशुल्क गरीब लोगों को अनाज उपलब्ध कराने का काम किया पूरे देश में। किसानों को 2000 रुपये हर तिमाही देने का काम किया। तो ये सरकार हमारी गरीबों के लिए अति संवेदनशील है। उनके लिए जितना कर रही है, आज तक 70 सालों में किसी सरकार ने नहीं किया। तो इसलिए इन बातों का कोई मतलब ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ लोगों को, जनता को गुमराह करने का काम है, क्योंकि विपक्षियों के पास कोई मुद्दा नहीं है। अच्छा सर, अब आप बात करते हैं हाल ही में हुए एमएलसी चुनाव के ऊपर। तो उसमें हम देखते हैं कि इलाहाबाद झांसी स्नातक मंडल से हमारे सपा सीट पर मान सिंह जी जीते, और वाराणसी से शिक्षक सीट पर लाल बिहारी यादव, और स्नातक सीट पर आशुतोष सिन्हा जो सपा से जीत दर्ज की। तो आपको क्या लगता है कि इनकी ये जीत कहीं ना कहीं मिशन 2022 में बीजेपी को प्रभावित करेगी? नहीं, ये विषय बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। अगर ये विषय महत्वपूर्ण होता तो अभी बाई इलेक्शन के भी चुनाव हुए इसी उत्तर प्रदेश में, और 7 सीटों पे हमने 6 सीटें जीत के आए हैं। तो जनता का कहीं ना कहीं सरकार, खासकर हमारे मोदी जी और योगी जी जो कोरोना में काम किया, उसके प्रति, उनके प्रति विश्वास है, उसी का परिणाम है। तो ये किन्हीं कारणों से परिणाम आते जाते रहते हैं। इससे हमको ना तो 2022 का हमारा मिशन कहीं कमज़ोर हो रहा, ना हमारी कहीं कोई दिक्कत होने वाली। तो इसमें कहीं आपको ये नहीं लगता कि मतलब 2022 में जो आने वाला विधानसभा चुनाव है, उसमें आपकी पार्टी जो है उसको क्षेत्रीय स्तर पे, आपके क्षेत्रीय स्तर पे या आपके प्रदेशीय स्तर पे समाजवादी पार्टी कड़ी टक्कर देगी या नहीं?
हमें कोई टक्कर ही नहीं दे रहा है। सच बात तो ये विपक्ष के पे कोई है ही नहीं है जो हमें टक्कर दे रहा होगा। टक्कर दे रहा होता तो बाई इलेक्शन चुनाव का परिणाम देख लो, और बाई इलेक्शन छोड़ दिए पूरे देश का परिणाम देख लो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो। तो इन मुद्दों पर सच बात तो ये विपक्ष के पास कोई मुद्दा है ही नहीं। तो कोई ना कोई चीज़ को जनता को कैसे गुमराह करें वो आप देखते चले आओ पीछे 6 साल से, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे 4 साल से हमारी प्रदेश की सरकार। आज तक इनको ना भ्रष्टाचार पे कोई मुद्दा मिला जिसमें हमारे योगी जी और मोदी जी के ऊपर उंगली उठा सके, और न किन्हीं हमारे जितने विकास के काम हैं उन पे जो ये नहीं कर पाए अब वो हम लोग कर रहे हैं, इसलिए ये लोग परेशान हैं। लेकिन सर वो मुनव्वर राणा जी कहते हैं कि बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है और बहुत ऊंची इमारत हर वक्त खतरे में रहती है। तो ये जो ऊंची इमारत मोदी जी ने बनाई है, इसे किस तरह से आप लोग संभाल के पार्टी कार्यकर्ता के तहत और भी पदों के तहत आप किस तरह से इसे बचा के ले के चलना है? अब वो शायर में तो शायर हूँ नहीं जी बिल्कुल। और रहा विषय मोदी जी ने जो इस इमारत को बुलंद किया है, उन्होंने अपने जो पूरे देश पूरे दुनिया में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी आज कहलाती है, वो अपने छोटे छोटे कार्यकर्ताओं के बदौलत उन्होंने इस बुलंद इमारत को किया है। इसलिए ये इमारत हमेशा बुलंद रहेगी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता ही सर्वोच्च होता है। इसलिए इस इमारत में कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ओके सर, अब आते हैं समसामयिक विषयों पे। अभी हाल ही में हमने देखा कि 10 बैठकों के बेनतीजा हो जाने के बाद किसान रैली ने एक बड़ी रैली का आयोजन किया, ट्रैक्टर रैली के रूप में। तो आपको क्या लगता है 10 बैठकों का बेनतीजा होना, सरकार इन किसानों की क्यों नहीं सुन रही है? क्यों नहीं सुन रही है? हमने तो आज भी इतने बड़े घटना होने के बावजूद हमने तो नहीं मना किया कि हम किसानों से बात नहीं करेंगे। हम किसानों से बात करेंगे, हम उपद्रवियों से नहीं बात करेंगे, जो उनके पीछे षड्यंत्रकारी लग गए हैं उनसे हम नहीं बात करेंगे। हम तो किसान से बात कर रहे थे और रास्ते निकल रहे थे, हम तो उनकी बातों को मानने के लिए तैयार हैं। पर जो षड्यंत्रकारी हैं, जो विपक्षी हैं, जिनके पास मैं बार बार कहता हूँ कोई मुद्दे नहीं हैं, वो उनके पीछे लगे हुए जिसकी वजह से कोई नतीजा नहीं निकल पा रहा है। जिस दिन ये विपक्षी अलग हो जाएंगे, जैसे देखिए 3-4 किसान गुट ने अपने आंदोलन को विड्रा कर लिया, तो कहीं ना कहीं उनको समझ में आया ना कि हमको भड़काया जा रहा है। पूरा देश का किसान है, पूरे देश में नहीं, इस तरह के केवल क्यों पंजाब में ही हो रहा है। तो कहीं ना कहीं उनके पीछे षड्यंत्र है, इस वजह से सब हो रहा है। और आप बहुत जल्दी इसका देखेंगे एक सुखद परिणाम हम सबके सामने आएगा। सर किसानों की बात करें तो महज 6% किसान ही सरकार को अपने MSP पे अपने राशन बेचते हैं, और उन्हीं 6% किसानों में से ही वो लोग हैं जो आज धरना दे रहे हैं। ऐसा नहीं है, वो 6% लोग नहीं हैं, उनके पीछे सैकड़ों % लोग हैं जिनकी मंशा ठीक नहीं, जिनको ये सरकार की योजनाएं अच्छी नहीं लग रही, वो लोग हैं। 6% किसान तो कुछ कर ही नहीं रहा है, उसको MSP के लिए सरकार हमारी आश्वासन दे रही है, लिखित रूप में देने के लिए तैयार है। वो 6% लोग हैं ही नहीं, 6% के पीछे जो लोग हैं ये उनकी पूरा साजिश है, षड्यंत्र है। अच्छा सर, ये बताइए आप कि पहले की राजनीति और अब की राजनीति जिसमें अवसरवादी और परिवारवाद चरम सीमा पर है, तो पहले की राजनीति और अब की राजनीति में क्या बदलाव देखते हैं आप? देखिए, पहले की राजनीति में परिवारवाद होता था, वो चाहे इस देश की सबसे बड़ी पार्टी और सबसे पुरानी पार्टी हो कांग्रेस, उसमें भी परिवारवाद है। तो सर क्या आपको लगता है कि परिवारवाद आज खत्म हो गया है? नहीं, हमारी सरकार खत्म कर रही है। आज हमारी सरकार जनता में, देश में एक ऐसी सोच दे रही है, और मोदी जी और योगी जी और हमारी भारतीय जनता पार्टी एक परिवार की पार्टी है ही नहीं। ये एक चाय वाला भी प्रधानमंत्री बन जाता है और एक योगी महंत जो कर्म योगी वो व्यक्ति इस देश का मुख्यमंत्री बन जाता है। तो ये ऐसे लोगों की पार्टी है। तो भारतीय जनता पार्टी एक नई सोच तो दे ही रही है, लोगों को एक अवसर दे रही है कि कोई छोटा व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। तो ये इससे बड़ा बदलाव इस देश में और क्या होगा। ये तो हुई सर परिवारवाद की बात। अवसरवादी राजनीति के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अवसरवादी राजनीति के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी कभी अवसर की राजनीति नहीं करती, उसके बहुत सारे उदाहरण हैं। और जैसे एक राम मंदिर देख लो, आपके सामने इससे बड़ा क्या उदाहरण होगा। राम मंदिर का तो फैसला कोर्ट ने दिया, इसमें नहीं, कोर्ट ने दिया, पर आरोप तो हम पे लगाया जाता था ना। आरोप बेशक आप पर लगाया और सर्वसम्मति से कोर्ट ने आदेश दिया ना। और आज वही राम मंदिर इतने शांतिपूर्ण ढंग से उसका निर्माण कार्य शुरू हो गया, और उसी राम मंदिर के लिए विपक्षियों ने कितने बार दंगे फसाद सब कुछ कराए। बहुत सारे ऐसे अवसर, ये अवसरवादी लोग थे, ये हमेशा अवसर की राजनीति करते थे।
हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे योगी जी अवसर की राजनीति नहीं करते। अच्छा सर, अब बात करते हैं आपके क्षेत्र की, विधानसभा संख्या 260 कृष्णा। आपके वर्तमान समय में आपके क्षेत्र की सबसे प्रमुख समस्या क्या है? हमारे क्षेत्र में तो समस्याएं इतनी हैं कि मैं ये कहता हूँ हमेशा अपनी विधानसभा में कि कोई भी व्यक्ति 2 बार एमएलए हो जाए तो जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं क्षेत्र की वो 4 होती हैं: स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क और बिजली। इन 4 चीज़ों की समस्या अगर कोई व्यक्ति 2 बार एमएलए हो जाए तो नहीं रहनी चाहिए। और जो व्यक्ति 8-8 बार एमएलए रहा, 40 साल उसने विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया, बड़े बड़े विभागों का मंत्री रहा, 2 बार राज्यसभा रहा, और वह व्यक्ति और वह क्षेत्र आज भी और शहर से लगी हुई हमारी विधानसभा है, जो आधी नगरीय विधानसभा में है और आधी ग्रामीण में है। और आज कभी आप चलो हमारे साथ तो आपको लगेगा कि दूर दराज का कोई जो है ग्रामीण विधानसभा है, ना रोड ना पानी। और मैं, पिताजी उनके सांसद हैं, पुत्र उनके विधायक हैं, और मैं खाली हाथ हूँ। और अपनी सरकार से निवेदन करके अपने योगी जी से जितना मेरे से 4 साल में हो सका, ना मेरे पास सर्टिफिकेट है ना मेरे पास निधि है, और उसके बाद मैंने सड़क बनाने का काम किया, हैंडपम्प लगवाने का काम किया, क्या कहते हैं सोलर लाइट लगवाने का काम किया, और शौचालय तो योगी जी ने, मोदी जी ने पूरे देश को दिया है। उस विषय पे कुछ बोलने की हमें आवश्यकता ही नहीं है। तो आज आप देखो तो हमारे क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा के लिए कोई भी इस स्तर का विद्यालय इन लोगों ने नहीं दिया था। तो अब उस पर हम लोग प्रयास कर रहे हैं, और डे 1 आने वाले समय में आप लोगों की शुभकामनाओं से और अच्छा प्रयास किया जाएगा। सर, यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूँगा और आपसे ये पूछना चाहूँगा कि क्या फिर आपको नहीं लगता कि जो वर्तमान विधायक हैं उन्होंने अपने क्षेत्र में विकास कार्यों पे, वो अपने क्षेत्र में विकास कार्यों पे खरे नहीं उतरे हैं? खरे अगर उतरे होते तो क्षेत्र में काम दिखता। तो क्या कृष्णा में विकास हुआ ही नहीं? आप आ जाओ, मैं तो बता रहा हूँ, आप आ जाओ, आप एक बार देख लो, घूम लो, आपको पता हो जाएगा क्या विकास है। नहीं, आपने बात की रेवती रमन जी की, तो कहीं ना कहीं नैनी जो आज इंडस्ट्रियल एरिया के रूप में बना है, तो कहीं ना कहीं ये उनकी देन माना जाता है। ना, एकदम गलत। आपको मैं 1 मिनट रोकना होगा। अच्छा, इंडस्ट्रियल एरिया और जमुना पार्क का अगर किसी ने विकास किया था तो वो सही मायने में स्वर्गीय हेमावती नंदन बहुगुणा जी ने किया था। इंडस्ट्रियल एरिया उनकी देन थी, और आज उनके ना रहने पे रेवती रमन जी की ये देन है कि एक एक करके हमारे कल कारखाने उद्योग बंद होने के कगार पे आ गए। चाहे BPCL देख लो, चाहे TSL देख लो, ITI भी आने वाले समय में जिस तरह से हो रहा है वो भी बंद होने के कगार पे आ गई, क्योंकि इन लोगों की गलत नीतियों की वजह से पूरा इतना बड़ा इंडस्ट्रियल हब पूरा ध्वस्त हो गया हमारा, जिससे लाखों लोगों को रोजगार मिलता था। सर, अब बात करते हैं वर्तमान समय की। आज के समय में दीपक पटेल जी, जो कभी आपके खिलाफ BSP से चुनाव लड़े थे, आज की डेट में उन्हें BJP का मजबूत नेता माना जा रहा है, और वो विधायक भी रह चुके हैं। तो क्या ऐसे में कहीं आपकी दावेदारी कमज़ोर नहीं दिख रही? मैं भारतीय जनता पार्टी का बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, और हमारी पार्टी में हमारी पार्टी का निर्णय ही हम सबके लिए सर्वोच्च होता है। और जो भी पार्टी जिसको जिस काबिल समझे कि पार्टी का जो निर्णय होगा उसमें हम सबको सिरोधार है, उसमें हमारी कोई टिप्पणी नहीं है। कौन मजबूत है, कौन कमज़ोर है, कौन विधायक रहा, कौन क्या रहा, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं। मैं अपने पार्टी के एक छोटे से सेवकाई होने के नाते पार्टी का जो निर्णय होगा उसके अनुसार काम करूँगा। लेकिन सर, वो कहते हैं ना, वारसी जी ने कहा है कि तूफान में हो नाव तो कुछ सब्र भी आ जाए, और साहिल पे खड़ा होके तो डूबा भी नहीं जाता। हम तो मैं तो कार्यकर्ता सर, मैं तो ऐसा कार्य करता हूँ और ऐसे समाज में जन्म लिया हूँ जो विपरीत दिशा में नाव को चलाता है। तो हम इन सब चीज़ों से विचलित नहीं होते। अच्छा। क्योंकि हम जिस पार्टी के कार्यकर्ता हैं उसका संस्कार ही एकदम अलग तरीके का है। अच्छा सर, कोई बात नहीं। हम अब ये जानना चाहेंगे आपसे कि पिछली बार 15,024 मतों का अंतर, और पिछली बार की हार का कारण, और इस बार की जो मजबूती है, तैयारी है, वो कितनी है? देखिए, इस बार तो पिछले बार हार के तो कुछ कारण थे जिनको अब उनके विषय में बात करने का कोई औचित्य नहीं रह गया। उन चीज़ों से सीखने का जरूर मुझे 4 साल में अवसर मिला, और आज तक ये रहा कि
उस विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी जब से स्थापना हुई 6 अप्रैल 1980 से आज तक उस विधानसभा भारतीय जनता पार्टी का परचम नहीं फहराया। दूसरा, आज तक जितने भी प्रत्याशी हमारी पार्टी के आए, चुनाव लड़ने के बाद फिर वो क्षेत्र में दोबारा नहीं गए। मैंने एक प्रयास किया, क्योंकि 68,000 लोगों ने मुझे सम्मान दिया था। हम 68,000 लोगों के दुख सुख में खड़े होने का प्रयास किया और 4 साल में लगातार क्षेत्र में बना रहा और सरकार से, अपनी योगी जी से निवेदन करता रहा। हमेशा जो भी समस्याएं हैं उनका स्नेह मिलता रहा कि वो सारे विकास के काम हो, चाहे किसी तरह की समस्या हो, उनका निस्तारीकरण होता रहा। इस वजह से इस बार अब समय बताएगा कि परिणाम बहुत ही सुखद होगा करछना का, और जीत का सबसे बड़ा कारण होगा कि जो क्षेत्र में लोगों को एक अवसर मिला, समझ में आया कि नहीं, ये सरकार बेगर विधायक के रहते हुए विकास दे सकती है। इस वजह से इस बार बहुत मजबूती से उस चुनाव में। अच्छा सर, एक महत्वपूर्ण सवाल कि अगर आने वाले समय में मिशन 2022 में आपको बीजेपी मौका देती है तब तो ठीक ही है, अगर नहीं देती तो क्या आप एज ए कार्यकर्ता उससे जुड़े रहेंगे या विमुख होकर अपने उस पर चलेंगे? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मुझे पार्टी अवसर देगी तो, अवसर नहीं देगी तो। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। मैं एक सिपाही की तरह पार्टी मुझे जो भी जिम्मेदारी देगी उसको पूरी ईमानदारी के साथ पूरा निर्वहन करने का काम करूँगा। अंत में सर आपसे ये सवाल कह लीजिए या कह लीजिए संदेश कि आप अपने क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे माध्यम से? मैं आपके माध्यम से अपनी क्षेत्र की जनता को बस एक ही संदेश देना चाहूँगा कि मोदी जी और योगी जी ने इस 6 वर्षों में केंद्र की सरकार और 4 वर्षों में प्रदेश की सरकार ने जितना बेहतर काम किया है हमारे गरीब जनता के लिए, वो चाहे किसी धर्म और जाति का रहा हो, उस विकास, उस सम्मान और जितना सुरक्षा की दृष्टि से, चाहे देख लीजिए जिस तरह से विशेष रूप से प्रयागराज में जिस तरह अपराधियों के खिलाफ योगी जी ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की है, उसको मद्देनज़र रखते हुए मेरा केवल एक ही आप सबसे निवेदन है, अनुरोध है कि आप सब पुनः ऐसी सरकार को लाने का काम करें जिसमें जात और पाति और धर्म और मजहब का कोई स्थान नहीं है और हर व्यक्ति का सम्मान है। इसी के साथ में धन्यवाद। पीयूष जी, आपने हमारे शो के लिए समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। तो आप थे पीयूष रंजन निषाद जी, जो इस बार हमसे बात करते वक्त इन्होंने ये साफ किया कि योगी ने प्रदेशीय स्तर पर और माननीय मोदी जी ने केंद्र स्तर पर ज़मीनी स्तर से लेकर बड़े बड़े मुद्दों पे काम किया है और साथ ही वो आगे भी इसी कार्य में जुटे रहेंगे। इन्होंने ये भी साफ किया कि आने वाले मिशन 2022 में वो कार्यकर्ता के रूप में जुड़े थे और जुड़े रहेंगे। ऐसे ही जनप्रतिनिधियों से और भी मिलाते रहेंगे आपको और उनकी बातें और भी आपको बताते रहेंगे। बने रहिए हमारे प्रखर आवाज़ के शो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।